एवरीवन, स्वागत है आपका राजस्थान ज्योग्राफी सीरीज में। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान की ज्योग्राफी, जिसमें हमने पढ़ा सबसे पहले राजस्थान का निर्माण, जिसके अंदर हमने देखा 1947 के समय राजस्थान कैसा था। एकीकरण एकीकरण की प्रक्रिया को हम जाना, राम रुपया कमेटी, फिर ललित के पवार कमेटी और नए जिलों के बारे में जाना। फिर हम देखा कि जो जिले हैं कौन सा किससे अलग होता है और कब अलग होता है और उस टाइम पे सीएम कौन था, ये सब हमने देखा। फिर हमने देखा संभाग की व्यवस्था, फिर हमने उसकी मैपिंग करी। उसके बाद में हमने राजस्थान का विस्तार स्थिति के बारे में जाना, राजस्थान की सीमा अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय, फिर उसकी मैपिंग करी। फिर हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का भौतिक विभाजन। राजस्थान के भौतिक विभाजन में हम देखा कि जो राजस्थान है वो आपके मुख्य रूप से 4 भागों में डिवाइड है। तो हम आज पहला करने जा रहे हैं मरुस्थलीय प्रदेश। जो आपका मरुस्थलीय प्रदेश है उसका निर्माण काल की बात करें तो प्लीस्टोसिन काल के अंदर हुआ था, और निर्माण इसका हुआ था 33 सागर, यानी कि ये 33 सागर का क्या है, अवशेष है मरुस्थलीय प्रदेश। क्षेत्र क्षेत्रफल की बात करें तो ये आपका 61.11% एरिया को कवर करता है। कितना? 61.11%। जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पे 40% जनसंख्या निवास करती है। जिलों की बात करें तो इसके अंदर 16 जिले आते हैं। तो हम इसको विस्तार से देखेंगे। जो आपकी ये अरावली है, ये राजस्थान को मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइड करती है। एक आपका मरुस्थलीय प्रदेश, एक आपका मैदानी और हाड़ौती का पठार। ये बीच में से आपको राजस्थान को 2 भागों में डिवाइड कर रही है। अब हम देखेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें तो ये आपका जो आपकी अरावली पर्वतमाला है वो राजस्थान को 2 भागों में डिवाइड करती है। तो इसके पश्चिम में जो स्थित है वो आपका कौन सा है? मरुस्थलीय प्रदेश। तो इसको बोलते हैं हम थार का मरुस्थल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थार का मरुस्थल। ये 61.11% भूभाग पर फैला हुआ है और इसमें 40% जनसंख्या निवास करती है। इसकी लंबाई की बात करें तो 640 किलोमीटर है और चौड़ाई की बात करें तो लगभग 300 किलोमीटर है। वर्तमान में इसके अंदर 16 जिले आते हैं, जिसके अंदर आपके आ गया गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, फलौदी, बालोतरा, ब्यावर, डीडवाना, कुचामन। तो आपका श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, डीडवाना, कुचामन, नागौर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, ब्यावर, पाली, जालोर इसके अंदर आते हैं। 4 नए जिले हैं जिसकी हम बात करते हैं। वो आपका एक तो फलौदी, बालोतरा, डीडवाना, कुचामन और ब्यावर। ये भी आपको याद रखना है। इसकी प्रमुख नदी की बात करते हैं हम। प्रमुख नदी कौन सी है? प्रमुख नदी, तो मरुस्थलीय प्रदेश की प्रमुख नदी आपकी कौन सी है? लूनी नदी। इसके बाद में बात करते हैं इसकी मिट्टी की। मृदा की बात करें तो इसकी मिट्टी क्या है? रेतीली या बालू मिट्टी। वनस्पति की बात करें इसकी तो यहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है वो आपकी पाई जाती है जीरोफाइट। जीरोफाइट जिसको हिंदी में बोलेंगे हम मरुद्भिद या कांटेदार। मरुद्भिद व कांटेदार। इसके अलावा जो प्रमुख चट्टानें पाई जाती है वो अवसादित चट्टानें पाई जाती है। और जो चीन का यात्री था ह्वेनसांग ने इस क्षेत्र को गुजरातरा नाम दिया था। क्या नाम दिया था इसको? गुजरातरा नाम दिया था। इसका पुराना नाम है मरुस्थल का। अब जो बनावट के आधार पर इसको 3 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। किसके आधार पर? बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर तो कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? 3। पहला आपका हो गया रेतीला। रेतीला मरुस्थल क्या है? जहाँ पे क्या है, अत्यधिक बालू का स्तूप बनते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? इर्ग बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इर्ग। और इसका सर्वाधिक विस्तार होता है आपका जैसलमेर जिले में। कहाँ पे? आपका जैसलमेर जिले के अंदर। फिर दूसरा आपका पथरीला। दूसरा कौन सा है? पथरीला। जो आपका पथरीला है उसको बोलते हैं हमादा। क्या होता है हमादा? हमादा वो भाग होता है मरुस्थल का जहाँ पे चट्टानें पाई जाती है, या अधिक अत्यधिक शुष्क, वो क्या होता है, शुष्क होता है एरिया, जिसके कारण वहाँ पे क्या है, बालू का स्तूप नहीं मिलते हैं हमें। क्या मिलते हैं? चट्टानें मिलती है। तो उसको बोलेंगे हमादा। ये हमादा आपका फलोदी, पोखरण और छप्पन की पहाड़ी इनमें पाया जाता है। कहाँ पे? आपका फलोदी, पोखरण और छप्पन की पहाड़ी, जहाँ कहाँ पे? बालोतरा के अंदर। फिर आपका तीसरा मिश्रित। तीसरा कौन सा हो गया अपना? मिश्रित मरुस्थल। जो आपका मिश्रित मरुस्थल है वो भाग जहाँ पे बालू का स्तूपों के साथ साथ क्या पाए जाते हैं? कंकड़ और पत्थर पाए जाते हैं। इसको क्या बोलेंगे? हम रेग बोलते हैं। इसको रेग बोलेंगे। ये आपका कहाँ पाए जाते हैं? जालोर के अंदर, बाड़मेर के अंदर, झुंझुनू के अंदर और सीकर के अंदर। तो हमने अब तक क्या देखा है? इसमें कितने जिले आते हैं?
16 जिले आते हैं। इसकी जनसंख्या कितनी है? 40%। कितने परसेंट एरिया को कवर करता है? 61%। इसको क्या बोलते हैं? था का मरुस्थल भी बोलते हैं। प्रमुख नदी की बात की तो लूनी नदी, और वनस्पति की बात की तो जीरोफाइट या मरुद्भूमि या कांटेदार। बनावट के आधार पर रेतीला, पथरीला और मिश्रित। रेतीला को क्या बोलते हैं? इर्ग, और पथरीला को क्या बोलते हैं? हमादा, और मिश्रित को क्या बोलते हैं? रेग। अब जो ये आपका मरुस्थल है, जो आपका 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, वो मरुस्थल को कितने भागों में डिवाइड करता है? 2 भागों में। तो ये जो आपकी यहाँ से जाती है कौन सी? 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा ये जाती है। तो ये मरुस्थल को 2 भागों में डिवाइड कर रही है। एक तो आपका शुष्क मरुस्थल, एक आपका अर्धशुष्क मरुस्थल। तो बात करते हैं हम आपका जो पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश है, वो मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइड है। एक आपका शुष्क मरुस्थल, एक आपका अर्धशुष्क मरुस्थल। जो आपका शुष्क मरुस्थल है वो आपका 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र है। यानी कि यहाँ से 0 से लेकर 25 सेंटीमीटर, ये कौन सा आपका एरिया? ये आता है आपका शुष्क मरुस्थल के अंदर। और फिर 25 से 50 वाला कौन सा हो गया? अर्धशुष्क। तो शुष्क मरुस्थल की बात करते हैं पहले। तो पहले तो आपको याद रखना, सबसे पहले जो ये 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र है। ये इसका अन्य नाम की बात करें तो इसको बोलते हैं हम राठी प्रदेश। क्या बोलेंगे इसको? राठी प्रदेश। इसका विस्तार की बात करते हैं। इसके विस्तार की बात करें तो ये आपका बीकानेर के अंदर है। इसके अंदर जैसलमेर आएगा, बाड़मेर आएगा, और इसके अंदर पश्चिमी चूरू आएगा, जोधपुर आएगा, फलोदी आएगा, और आपका पश्चिमी बालोतरा आएगा। ठीक है, इन एरिया के अंदर ये फिला हुआ है। ये अब मुख्य रूप से कितने 2 भाग है इसकी। एक आपका बालू का स्तूप युक्त, यानी कि जहाँ पे बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो दूसरा आपका बालू का स्तूप मुक्त, जहाँ पे बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। जो आपके बालू का स्तूप है वो लगभग कितने परसेंट एरिया पे है? 58.50% एरिया को कवर करता है। और जो बालू का मुक्त है वो आपका 41.50 एरिया को कवर करता है। अब जो बालू का स्तूप मुक्त है, यानी कि जहाँ पे बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं, वो क्या है? आपकी जो हवा है वो क्या करती है? मिट्टी का कटाव कर देती है, या मिट्टी को क्या है दूसरी जगह ले जाती है। इसका सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है आपका जैसलमेर के अंदर। कहाँ पे? जैसलमेर के अंदर। और जो दूसरा है आपका बालू का स्तूप मुक्त, वो क्या है? रेतीली टीलों से रहित क्षेत्र के कारण क्या हो जाती है? परतदार चट्टानों से ढका हुआ क्षेत्र होता है। कौन सा आपका बालू का स्तूप मुक्त, जो आपका 41.50 सेंटीमीटर में 50% एरिया कवर करता है। फिर आपका अर्धशुष्क। अर्धशुष्क की बात करें तो ये इसके चार टाइप है। अर्धशुष्क की बात करें तो इसके कितने हैं आपके? 4 टाइप। तो पहला है आपका गग्गर बेसिन, गग्गर बेसिन। दूसरा आपका शेखावटी बेसिन, और तीसरा आपका नागौर उच्च भूमि, नागौर उच्च भूमि, और फिर आपका लूनी बेसिन, लूनी बेसिन। अगर मैप की सहायता से हम देखें तो सबसे पहले आपका हो गया बालू का स्तूप युक्त, और ये आपका सेंट डून रीजन, जो ये वाला एरिया है, ये जो एरिया है इतना अपना, ये कौन सा अपना बालू का स्तूप युक्त। तो इसको हम बोलेंगे बालू का स्तूप युक्त। जो दूसरा एरिया दिख रहा है हमें ये बीच में, ये कौन सा है? बालू का स्तूप मुक्त।
इंग्लिश में हो गया सैंड ड्यून रीजन एक, और एक दूसरा हो गया सैंड ड्यून फ्री रीजन, जिसको बोलेंगे हमदा। और जो आपका अर्ध शुष्क वाला है यानी कि सेमी एरिड रीजन है, एक कौन सा पहला आपका एरिड रीजन यानी कि शुष्क मरुस्थल, फिर दूसरा हो गया अपना सेमी एरिड रीजन यानी कि अर्ध शुष्क। तो आपका अर्ध शुष्क के अंदर 4 भाग हमने देखा। पहला आपका ये आपका गग्गर बेसिन, दूसरा आपका ये आपका शेखावाटी बेसिन, तीसरा आपका नागौर उच्च भूमि, और लास्ट आपका लूनी बेसिन। तो इंग्लिश में देखें तो आपका सेमी एरिड रीजन जिसमें गग्गर प्लेन, शेखावाटी रीजन, नागौर अपलेन, लूनी बेसिन। आज की क्लास में इतना ही। कल हम देखेंगे जो आपके बालू का स्तूप के कितने प्रकार होते हैं, और जो आपका अर्ध शुष्क मरुस्थल है उसको हम विस्तार से देखेंगे। धन्यवाद।